Welcome to day 13 of our Concept Booster program. Today's topic is electromagnetic waves. But unlike our previous topics, आज का जो टॉपिक है इट इज़ मोर लेस नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन. इसमें आएंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और बहुत थोड़े होंगे जो स्किल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, स्किल बेस्ड मीन्स मैथमेटिकल डेरिवेशन बेस्ड, वो बहुत कम होते हैं. जनरली ये नॉलेज बेस्ड और कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं इस चैप्टर में से. इसलिए इस चैप्टर की तैयारी हमारी कुछ डिफरेंट रहेगी एज कम्पेयर टू अवर प्रीवियस प्रेपरेशन. जितने पहले हमने इसी कॉन्सेप्ट बूस्टर प्रोग्राम में जो डिस्कशंस की हैं, आज की डिस्कशन उन सबसे डिफरेंट होगी क्योंकि आज की डिस्कशन में थ्योरी पार्ट काफ़ी ज़्यादा है जो हमें याद करना है, मेमोराइज करना है, तभी इसके क्वेश्चंस हम इस चैप्टर के कर सकेंगे. तो ये बेटा शुरू करते हैं हमारा डे 13 का टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. देखें, जो मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन की थी एम्पियर सर्किट लॉ में, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. राइट, ओरिजिनल फॉर्मूला जो था मैक्सवेल का, ये एम्पियर सर्किट लॉ में बिफोर मैक्सवेल फॉर्मूला ये आया. ठीक है, लेकिन मैक्सवेल ने जब एम्पियर लॉ को मॉडिफाई किया तो फॉर्मूला ये बन जाता है. राइट, और उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि मैक्सवेल ने एक आइडिया दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का, जिसका फॉर्मूला ये है, ये आपने याद रखना है. आई डी इज एप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी ऑफ फाई ई. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये वो करंट है जो कंडक्शन करंट के अलावा एक सर्किट में होती है. कंडक्शन करंट कंडक्टर्स में होती है, जबकि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच की जो जगह है उसमें कौन से करंट चलती है? डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसके बारे में सबसे पहले आइडिया मैक्सवेल ने दिया. और ये कब जनरेट होती है? जब कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरिएशन हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब ये डिस्प्लेसमेंट करंट जन्म लेती है. तो आपको ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ. बट जैसे मैंने शुरू में कह दिया था, इस चैप्टर में आपको ज़्यादा टॉपिक्स मेमोराइज करने वाले मिलेंगे. राइट, तो मैक्सवेल इक्वेशंस भी आपको याद रहनी चाहिए. मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी थी. ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. एक्चुअली सबके सब मैक्सवेल ने नहीं दी थी. फॉर एग्जांपल गॉसेस थ्योरम तो गॉस ने दी हुई है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. और गॉस लॉ मैग्नेटिज्म में भी गॉस का ही दिया हुआ है. फेराडे ने लॉ दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में. एम्पियर सर्किट लॉ है जहाँ पे मैक्सवेल ने मॉडिफिकेशन की है. लेकिन मैक्सवेल ने इन चारों को एक टिपिकल अंदाज में लिखा और इन्हें इस्तेमाल करके उसने फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नाम की वेव भी कोई चीज़ है जो वैक्यूम में चल सकती है. इसके पहले मैक्सवेल के इक्वेशंस देने से पहले, या मैक्सवेल ने जो ये स्टडी की इक्वेशंस, चार की चार इक्वेशंस, इसके पहले किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि कोई ऐसी वेव भी हो सकती है जो वैक्यूम में चले. बिकॉज एज पर डेफिनेशन अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस दैट मूव्स थ्रू अ मीडियम. लेकिन वैक्यूम इज नॉट अ मीडियम. राइट, तो उसमें कोई वेव चलना असंभव सी बात लगती थी. बट मैक्सवेल ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये फंडामेंटल इक्वेशन देके एक्सप्लेन किया कि इस तरह की वेव हो सकती है. हालांकि ही हैड नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस. एक्सपेरिमेंटली तो ये सबसे पहले हर्ट्स ने प्रोड्यूस की थी लैब के अंदर. राइट, तो मैक्सवेल इक्वेशंस आपको याद रहनी चाहिए. ये 4 इक्वेशंस हैं. राइट, तो ये बेटा देखें ईएम वेव होती कैसे है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के साइनोसॉइडल फ्लक्चुएशन से पैदा होती है. यानी साइनोसॉइडल यानी साइन कोसाइन कर्व. ठीक है, तो ये देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने रेड कलर से दर्शाया है. तो इसका रेड कलर वाला जो वेक्टर है, ये देखो, ये है ना, ये साइन ग्राफ की तरह चल रहा है. यानी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मिनिमम है, करते करते यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है, फिर मिनिमम होते हैं यहाँ पे 0 हो जाता है, फिर यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है. तो इस तरह से ये मैक्सिमम मिनिमम और 0 से गुजरते हुए चलता है. ठीक वैसे ही जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जिसको मैंने ब्लू कलर से दर्शाया है यहाँ पे, तो वो भी देख लीजिए, वो 0 से यहाँ मैक्सिमम पे पहुँच गया, फिर 0 पे होते हुए पीछे मैक्सिमम पे चला गया, फिर 0 होते हुए यहाँ पे मैक्सिमम पे आ गया, एंड सो ऑन सो फोर्थ. इन सब में एक चीज़ कॉमन है, और वो क्या है, वो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वेरिएशन है, ये भी साइन ग्राफ की तरह है. तो
और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसकी वेरिएशन भी साइन ग्राफ की तरह है, इसलिए हम कहते हैं इनकी साइनोसॉइडल वेरिएशन होती है विद टाइम। लेकिन एक खास बात जो जानने वाली है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है उसकी वेरिएशन प्लस एक्स एंड माइनस एक्स, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है, वेर एज जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है बी उसकी वेरिएशन प्लस वाई एक्सिस एंड माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है वो। जबकि वेव की जो प्रोपिगेशन है, मूवमेंट है, वो आप देख रहे हैं सी, सी यानी वेलोसिटी, ये किधर है, इट इज अलॉन्ग द जेड एक्सिस। तो ये खास बात इसमें याद रखनी है कि ई और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बेटा फिर याद रखें बातें कि जो 4 फंडामेंटल इक्वेशन मैक्सवेल की, उन्हीं द्वारा थ्योरेटिकली प्रिडिक्ट की गई एक्जिस्टेंस ऑफ ईएम वेव, और ये कैसे बनती हैं, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच आर ऑसिलेटिंग इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स, ठीक है, और वेव जो प्रोपेगेट करती है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने कहा ई एंड बी जिस ऑसिलेशन कर रही है जिस प्लेन में, सी उसके भी राइट एंगल पे है। और यहाँ से क्या पता चलता है कि ईएम वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, है ना, जिसकी ऑसिलेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव होती है, उसी को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। और एक और चीज़ आपने देखी उस डायग्राम में कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो एक ही फेज में ऑसिलेट करते हैं। जैसा कि हम देख रहे थे, जब ई वेक्टर मैक्सिमम पे था बी भी तभी मैक्सिमम पे था, जब ई जीरो पे था तो बी भी तभी जीरो पे था, यानी ये बिल्कुल आपस में सेम फेज में है, राइट। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखो, इनकी जो वेलोसिटी है उसका ये फॉर्मूला है, EM waves travel with the velocity of light, so 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है एक EM वेव की, और देखा जाए तो लाइट इटसेल्फ इज एन EM वेव, ठीक है। तो ये फॉर्मूला म्यू नॉट आप जानते ही हो 4 पाई 10 पावर -7 हेनरी पर मीटर होता है, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.856 10 पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज लगाएं, इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो आपको 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड मिलता है, विच इज द वेलोसिटी ऑफ EM वेव इन वैक्यूम। बट इनकी स्पीड का फॉर्मूला और भी है कि E/B यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इनके मॉड अगर लिए जाएं मैग्नीट्यूड्स ओनली, उनका रेशो भी C आता है। और यही चीज़ है अगर हम इनके पीक वैल्यूज लें, E0 एंड B0, दीज आर द पीक वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स, यानी उनके एम्पलीट्यूड्स हैं, उसका रेशो भी C के बराबर आता है, राइट। तो एक ये फॉर्मूला भी कई न्यूमेरिकल्स में हमें हेल्प करता है। बट एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो है इसकी एनर्जी डेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक EM वेव में, उसकी एनर्जी डेंसिटी का ये फार्मूला याद रखें 1/ε0 E²। और मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी, उसका ये फार्मूला आप याद रखें 12B²/μ0। और टोटल एनर्जी डेंसिटी की अगर बात करें तो बेटा वो ये फार्मूला है, ये इन दोनों का सम है, समेशन ऑफ दिस फार्मूला फर्स्ट एंड सेकंड। तो आप ये वैल्यू याद रखिए, कई जगह न्यूमेरिकल्स में ये आपकी हेल्प करेगा। बट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ई और बी लेके बनती है, राइट। लेकिन हमारी आंखों में जो विजन आता है, जो हम चीज़ें देख पाते हैं, चीज़ों को हम आंखों के ज़रिए व्यू कर पाते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ई वेक्टर जिम्मेवार है, इसलिए इसको लाइट वेक्टर के नाम से जाना जाता है। सो ई वेक्टर इज आल्सो नोन एज लाइट वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सिर्फ उसका एक कैरियर है, राइट। तो हमारी जो विजन है वो लाइट वेक्टर द्वारा ही कंट्रोल होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। एक चीज़ और कि जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के, वो यूं भी रिलेटेड है अगर हम उनके एम्पलीट्यूड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसका रेशो जैसे कि मैंने बताया C के बराबर है, और अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू E और B उनका रेशो ली जाए वो भी C के बराबर है। इसका मतलब है द एम्पलीट्यूड हैज़ नो इफेक्ट। ये बात लिखिए, वेलोसिटी ऑफ EM वेव डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड्स ऑफ फील्ड वेक्टर्स। बट इसके अलावा ये देखें, जो एवरेज एनर्जी डेंसिटी है, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेंसिटी जो है उसका ये फॉर्मूला याद रखें, और एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी उसका ये फॉर्मूला याद रखें। आपको सिर्फ रिजल्ट याद रखने हैं, राइट। मतलब ये कि आपको ये पूरे स्टेप्स नहीं याद रखने, आप ये फॉर्मूला याद रखो, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो एवरेज वैल्यू, राइट, ये,
और मैग्नेटिक एनर्जी की भी एवरेज डेंसिटी जो है एनर्जी की वो ये है। इन्हें याद रखें। बीच के स्टेप्स आप चाहे इग्नोर करें। और टोटल एनर्जी डेंसिटी का ये जो है फॉर्मूला, यानी दोनों एनर्जी डेंसिटीज को ऐड करें सिंपली, तो इट बिकम्स दिस। यानी दूसरे शब्दों में सिर्फ इतना फॉर्मूला भी टोटल एनर्जी डेंसिटी की एवरेज वैल्यू दे रहा है, सिर्फ इतना फॉर्मूला भी टोटल एनर्जी की एवरेज वैल्यू दे रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों एनर्जी डेंसिटीज जो हैं दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स। और चीज़ आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की एवरेज डेंसिटी है, ये मैग्नेटिक एनर्जी की एवरेज डेंसिटी है, और दोनों ही आपस में इक्वल हैं। बढ़िया। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। फॉर्मूला तो उसका ये है, ठीक है, ई क्रॉस बी डिवाइड बाई म्यू नॉट, और ये एस वेक्टर यानी पॉइंटिंग वेक्टर कहलाता है। बट व्हाट एग्जैक्टली इज इट? ये दिखाता है कि जो एनर्जी एक ई वेव कैरी करती है अक्रॉस यूनिट एरिया एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ये उसका मैग्नीट्यूड देता है, राइट। अगर मैं इसका मॉड ले लूँ तो ये बताएगा rate at which the energy is transported by your EM wave across a unit area। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ई क्रॉस बी आप जानते ही हो, ई बी साइन थीटा होता है, और आप जानते हैं कि ई और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है, तो साइन 91 है। दैट इज वाई ई क्रॉस बी इज नथिंग बट ई इंटू बी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला हमारा ऐसे भी बन गया फिर, ठीक है। तो ये ई क्रॉस बी बाई म्यू नॉट को ई बी बाई म्यू नॉट भी लिखा जा सकता है। और आप जानते हैं बी का वैल्यू ई बाई सी है, अगर ये यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो बस ये फॉर्मूला बनता है। इसी को मैं कहूँगा कमिट टू मेमोरी। ये याद रखें, इसके यूनिट याद रखें, ये कई जगह भी ये कॉन्सेप्ट भी बहुत काम आता है। बेटा एक और कॉन्सेप्ट कई न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है, वो ये है कि व्हाट इज़ वेव इंटेंसिटी, ई वेव की इंटेंसिटी कैसे मेजर होती है। याद रखें ये जो है ना पॉइंटिंग वेक्टर, इसकी एवरेज वैल्यू अगर एक 1 साइकिल में ले लें वही वेव इंटेंसिटी है, ठीक है। तो ये डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, आप ये फॉर्मूला याद रख लें, कमिट टू मेमोरी CTM कह दिया, ठीक है। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये भी इसी का एक हिस्सा है। तो ये फॉर्मूले अगर आप याद रखें तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। ऑल्दो आई रिपीट, इस चैप्टर में न्यूमेरिकल जो हैं वो कम ही होते हैं, ज़्यादातर कंसेप्चुअल्स होते हैं, यानी जिन्हें हम नॉलेज बेस्ड कहते हैं। तभी इसमें हम जस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग यू विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो जनरली हमारे 12th बोर्ड के सिलेबस में नहीं होता। जेके बोर्ड के सिलेबस में तो हरगिज़ नहीं ये टॉपिक्स हैं। तो दैट इज़ वाई मैनी ऑफ यू मस्ट बी अनअवेयर अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, लेकिन एंट्रेंस में इसका इस्तेमाल होता है। ऑल्दो आई एम रिपीटिंग, ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से आते नहीं, 1 क्वेश्चन ही आता है, और वो भी जनरली कॉन्सेप्चुअल होता है, रेयरली कोई न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आप देख लें इंटेंसिटी ऑफ साइनोसॉइडल प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये है क्या? इट्स एवरेज वैल्यू ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर टेकन ओवर 1 साइकिल। तो ये फॉर्मूला जो है ना इसे याद रखें, राइट। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है रेडिएशन प्रेशर। आपको ये सोच के हैरानगी होगी कि रेडिएशन का भी एक प्रेशर होता है। गैसेस का प्रेशर तो आपने सुना होगा, बट रेडिएशन का प्रेशर देखें, जितने भी ये स्टार्स हैं इंक्लूडिंग आवर सन, ये स्टेबल ही इसलिए हैं कि दे जनरेट इनफ रेडिएशन प्रेशर। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये सन है और ये सन का कोर है। कोर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर बीइंग जनरेटेड, दर हीट लाइट वगैरह वगैरह ये जनरेट हो रहे हैं। दे एक्सर्ट आउटवर्ड प्रेशर जिसे हम कहते हैं रेडिएशन प्रेशर। इसे काउंटर करने के लिए क्या होता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन। अगर ग्रेविटी के बात करें तो ग्रेविटी एक स्टार को बिल्कुल रिड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन रेडिएशन प्रेशर उसको काउंटर करता है, इससे स्टार स्टेबल हो जाते हैं। सन इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ स्टेबल स्टार। तो ये सारा इसी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ रेडिएशन प्रेशर। तो बेटा आपको सिंपली इसका फॉर्मूला याद रखना है रेडिएशन प्रेशर का, ये पॉइंटिंग वेक्टर डिवाइड बाय सी, सी इज द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव। तो ये फॉर्मूला जो है ये आपको रेडिएशन प्रेशर देता है ड्यू टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब आगे चल के एक चीज़ और देखेंगे हम कि ये जो फॉर्मूला है ये तब है अगर जो रेडिएशन है वो एक कंप्लीटली और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस से टकराती है, तब रेडिएशन प्रेशर ये है। लेकिन अगर वो एक परफेक्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराती है
तो बेटा फार्मूला ये बनेगा। ये दो फार्मूलों का ज़रा ध्यान रखें। टू तब होगा जिसमें ये रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। अदरवाइज S/C जो है ये फार्मूला है अगर एक एब्जॉर्बिंग सरफेस पे रेडिएशन टकराती है, गिरती है। हाउएवर देयर इज़ वन मोर फार्मूला दैट्स वेरी कॉमनली आस्क्ड, और वो क्या है कि हाउ मच मोमेंटम इज ट्रांसपोर्टेड टू दिस सरफेस इन टाइम t। देखो जब कोई फोटॉन्स टकराते हैं सरफेस से, नेचुरली वो अपना मोमेंटम भी उसको देते हैं, राइट। तो उसका फार्मूला ये है P इज इक्वल टू 2U अपॉन C। बस यहाँ पे ये छोटा सा ध्यान रखिए कि जो प्रेशर है वो कैपिटल P से डिनोट हो रहा है, राइट, और जो मोमेंटम है वो स्मॉल p से डिनोट हो रहा है। तो आपको इन दो फॉर्मूलों को मेमोराइज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इफ़ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल P एंड स्मॉल p। बड़े आगे चले के हम पढ़ रहे हैं अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। जनरली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे याद रखते हैं? RMI लक्स G। R stands for radio wave, M for microwave, I for infrared, L for visible light, U for ultraviolet, X for X-rays, G for gamma rays। और इसमें एक चीज़ याद रहे कि इस तरफ जाते हुए फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गामा रेज की है। इस तरफ आने से वेवलेंथ बढ़ती है, इसका मतलब सबसे बड़ी वेवलेंथ रेडियो वेव्स की है, राइट। पर देखा जाए तो इन 7 जो फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ्स हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, इसके अलावा कुछ एडिशनल भी हैं जिनके नाम आपको याद रहने चाहिए। देखो ये तो वही हुआ ना, यहाँ से गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव, हीट, ये हुआ इंफ्रारेड। इसके अलावा क्या? UHF अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी यानी VHF, रेडियो फ्रीक्वेंसी और पावर फ्रीक्वेंसी। ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है, और ये जनरली मैन मेड डिवाइसेस से जनरेट होते हैं, राइट। नेचर में तो आप जानते हो कि गामा रेज जो हैं वो न्यूक्लियर ओरिजिन की हैं, तो एक्स रेज सडन डिसलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे हिट अ टारगेट उससे पैदा होती हैं। अल्ट्रावायलेट जो है एटम की एक्साइटेशन या स्पार्क वगैरह से जनरेट होती हैं। विजिबल लाइट जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन से होती हैं। इंफ्रारेड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की एक्साइटेशन से पैदा होती हैं। हीट रेडिएशन हॉट बॉडीज से जनरेट होती हैं। माइक्रोवेव ऑसिलेटिंग सर्किट इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब, तो ये वैक्यूम ट्यूब जो हैं इनके अंदर ऑसिलेशन जब करंट की करवाई जाती है तो उस माइक्रोवेव जनरेट होती है। बाकी मतलब टेक्नोलॉजी यहाँ से शुरू हो गई हमारी, ये सब मैन मेड चीज़ें हैं। ऑसिलेटिंग सर्किट का इस्तेमाल किया तो अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी VHF, ये जनरली ट्रांसमिशंस में इस्तेमाल होते हैं हम जब मैसेज ट्रांसमिशंस करते हैं, राइट। तो ऑसिलेटिंग सर्किट ही हैं जनरली इन सब के जनरेटर्स। और AC सर्किट से भी हल्की फुल्की रेडिएशन लीक होती है और उसी को हम कहते हैं पावर फ्रीक्वेंसी। और बेटा जैसा कि मैंने कहा इसमें ज़्यादा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो ये कुछ बातें आपने याद रखनी है, यानी इसमें मेमोरी का ज़्यादा योगदान है इस टॉपिक में। डिटेक्शन, गामा रेज को डिटेक्ट करना है तो गाइगर मोलर ट्यूब होती है, आयोनाइजेशन चैम्बर्स होते हैं। एक्स रेज को डिटेक्ट करना है तो आपके पास फोटोग्राफिक फिल्म्स होनी चाहिए या गाइगर ट्यूब होनी चाहिए, आयोनाइजेशन चैम्बर होना चाहिए। अल्ट्रावायलेट रेज को अगर डिटेक्ट करना है तो आपके पास फोटो सेल्स और फोटोग्राफ फिल्म्स होनी चाहिए। विजिबल लाइट को तो खैर अपनी आई से भी देख सकते हैं, फोटो सेल से भी डिटेक्ट हो जाती हैं, और फोटोग्राफ फिल्म पे भी, जैसे वो पुरानी फिल्म रोल्स होते थे ना कैमरास जिसमें रोल डाल के फ़ोटो खींचा करते थे, तो वो विजिबल लाइट को ही डिटेक्ट करने का एक तरह से इंस्ट्रूमेंट बन गया ऑप्टिकल कैमरा हमारा। ऐसे इंफ्रारेड जो हैं ये थर्मोपाइल और बोलोमीटर से डिटेक्ट होते हैं। हीट रेडिएशन जो हैं वो तो भाई किसी भी बोलोमीटर बोलोमीटर एक्चुअली एक डिवाइस है जो पायरोमीटर कैटेगरी में आता है, जिससे हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के अंदर से निकले हुए रेडिएशन या हीट रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरह से माइक्रोवेव को पॉइंट कांटेक्ट डायोड्स से हम चेक करते हैं। ये जितने भी हैं ना, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी, ये सब रिसीवर एरियल, ये मैं तीनों को बता रहा हूँ कि इसी के अंदर आता है एरियल। ये जितने भी रेडियो रिसीवर्स वगैरह हैं वो इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और पावर फ्रीक्वेंसी जो है ये हमारे कोई भी रेडियो सर्किट जो है उसमें डिस्टरबेंस पैदा करता है। इस तरह से ये रेडियो रिसीवर से ही डिटेक्ट हो जाता है।
बेटा थोड़ी सी जानकारी और आपको मेमोराइज करनी होगी, लाइक इनके यूजेस ऑफ ईएम वेव्स। जैसे रेडियो वेव्स हैं, ये तो भाई रेडियो और टीवी ट्रांसमिशन में काम आते हैं, उनके कम्युनिकेशन में रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन दोनों रेडियो वेव पे निर्भर करता है। ये हमारे माइक्रो ओवन्स होते हैं घरों में, माइक्रोवेव वहाँ इस्तेमाल होती है फॉर जनरेटिंग इंटेंस हीटिंग इफेक्ट, है ना, खाना वाना बना सकते हैं आप। इंफ्रारेड रेडिएशन जो है, ये तो सीक्रेट राइटिंग जो एंशियंट वॉल्स पे, या यूं कहें जैसे पिरामिड्स हैं, या हमारे यहाँ कई ये हमारे अजंता एलोरा जैसे काफ़ी पुराने टेम्पल्स हैं, उनकी पेंटिंग्स धुंधली पड़ चुकी हैं, लेकिन उनको अगर हमें सही रूप में देखना है तो हम इंफ्रारेड रेडिएशन का सहारा लेते हैं। पिरामिड्स के ऊपर भी हायरोग्लिफिक्स हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ राइटिंग्स हैं, उन्हें देखने के लिए भी इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी आप जानते हैं, ठंडे इलाकों में प्लांट्स को अगर हम सस्टेन करना चाहते हैं तो ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, जहाँ पे सोलर रेडिएशन ट्रैप हो जाती हैं और वो वहाँ सर्वाइव कर जाते हैं प्लांट्स। ठीक है। और बाकी रही मिलिट्री यूजेस भी बहुत हैं इंफ्रारेड की। ये जितने भी हमारे नाइट विजन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये रात के अंधेरे में भी एक कमांडो को दिखा सकते हैं एनिमी पोजीशंस, और कोई दुश्मन कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, एनिमी का कोई इन्फिल्ट्रेटर तो नहीं आ रहा हमारी सरहदों में। तो वो सारी चीज़ें, अगर फॉग है, मिस्ट है, हेज़, धुंध कुछ भी है, तो इसके आर पार देखने में इंफ्रारेड कैमरा सक्षम है। इसे थर्मल कैमरास भी कहते हैं, या यूं कहें नॉकटर्नल विजन डिवाइसेस के नाम से पुकारा जाता है। नॉकटर्नल यानी रात के अंधेरे में देखने वाली डिवाइसेस। बाकी आप जानते हैं कि कुछ लोग फ्रॉड्स करते हैं। ये फोर्स डॉक्यूमेंट्स, किसी की वसीयत है उसके ऊपर नकली सिग्नेचर कर दिए, चेक है 10,000 का तो एक ज़ीरो जोड़ के लाख बना दिया। मतलब इस तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से डिटेक्ट हो जाते हैं। इस तरह से काउंटरफीट करेंसी यानी नकली नोट, आपने देखा होगा कई बार बैंक आप जाएं तो अगर बैंक वालों को कोई शक हो कि आपके द्वारा दिए गए नोट असली हैं नकली, दे डू चेक द नोट्स। उनके पास एक डिवाइस होती है, वो क्या है, अल्ट्रा वायलेट स्क्रीन होता है, उसके अक्रॉस वो रखते हैं और वहाँ से कुछ सीक्रेट कोड्स होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा हमारे करेंसी नोट्स के अंदर छुपाए गए होते हैं वो सीक्रेट कोड्स। तो वो बैंक वाले पहचान जाते हैं, अगर उसमें कोड नहीं लगा है या गलत कोड है तो वो समझ जाएंगे ये नकली नोट है। तो वो अल्ट्रावायलेट लैंप्स के ज़रिए ही उस तरह की फोर्जरी या धोखाधड़ी पकड़ी जा सकती है। फूड स्टफ्स को प्रिजर्वेशन के लिए ओवर द लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ टाइम फूड स्टफ को प्रिजर्व करके रखना है तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से उनको इरेडिएट किया जाता है। बाकी आप जानते ही हो कि एक्सरेज जो हैं ये हमारे फ्लैश एंड ब्लड के अंदर से गुजर जाती है बट बोन से नहीं। इसलिए एक्सरे तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर कहाँ कोई फ्रैक्चर है या कोई फॉरेन एलिमेंट, कोई बुलेट या कुछ भी ऐसी चीज़ है बॉडी के अंदर, तो वो एक्सरे द्वारा देख लिया जाता है। और एक्सरे का एक और बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, वो है क्रिस्टलोग्राफी। ये क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है? क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर, इनर स्ट्रक्चर, जैसे आप कहते हैं कोई ये फेस सेंटर क्यूबिक है क्रिस्टल, कोई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये एक्सरे द्वारा। और उस तरीके को जिससे हम एक्सरे करके क्रिस्टल के अंदर की चीज़ों को स्टडी करते हैं, उसके अंदर स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, दैट्स नोन एज क्रिस्टलोग्राफी। तो एक्सरे का काम क्रिस्टलोग्राफी में भी भरपूर इस्तेमाल होता है। बाकी आप देख रहे हैं कि ये जो गामा रेज़ हैं, इसकी मदद से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर क्या-क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो सारी जानकारी हमें गामा रेज़ द्वारा मिल जाती है, राइट? और गामा रेज़ वैसे स्टरलाइज़ेशन के भी काम आते हैं। काफ़ी सारी न्यूक्लियर मेडिसिन में गामा रे का भरपूर इस्तेमाल होता है। अब रही बात कि इसमें सुपर हाई फ्रीक्वेंसी एसएचएफ, इसका इस्तेमाल, बेटा ये रेडार में इस्तेमाल होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होता है। इनकी ये 3000 टू 30,000 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में इसकी रेंज होती है ना? तो अब जितना भी है ये इन्फॉर्मेशन अगर आप याद रख पाएँ और आपको याद रखनी होगी, तो एक ही क्वेश्चन की बात है, एक ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा इस चैप्टर में से। आई एम टॉकिंग अबाउट जेईई, आई एम टॉकिंग अबाउट एआईट्रिपल ई। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, इस चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, लेकिन वो क्वेश्चन कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है जनरली,
ठीक है? वो बस नॉलेज बेस्ड है। अगर ये सब बातें आप याद रख सकें, तो आप आसानी से उन सवालों के जवाब दे पाएँगे। बाकी आप देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट से हम जो हमारी अर्थ का भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज़ सोलर रेडिएशन ट्रैप हो जाती हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, राइट? तो वो ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज़ कर रहा है और इसके लिए पीछे कार्बन एमिशंस रिस्पॉन्सिबल हैं। कार्बन की एक लेयर बनती जा रही है अपर एटमॉस्फेयर में, जो सनलाइट को एलो तो कर देती है अंदर, बट यहाँ से जब सेकेंडरी रेडिएशन वापस जाती है, इट डज़ नॉट एलो देम टू एस्केप। बाकी ये जो प्रोपेगेशन ऑफ रेडियो वेव थ्रू एटमॉस्फेयर है, ये चीज़ें आप आगे चल के कम्युनिकेशन सिस्टम के चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, राइट? ये यूँ के 12th में आपने पढ़ा है और एंट्रेंस के जब ये कॉन्सेप्ट बूस्टर प्रोग्राम चलेगा वो चैप्टर कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे, उसमें चीज़ें कुछ एक रिपीट होने वाली हैं। अभी खैर आपको याद रखना है कि ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में 200 मीटर से लेके 1500,000 हर्ट्ज़ के बीच में, यानी 1.5 मेगाहर्ट्ज़ से नीचे-नीचे ये जो हैं फ्रीक्वेंसीज़, इसका इस्तेमाल ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन में होता है। स्काई वेव यानी जो आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन इसको कहते हैं। ग्राउंड वेव कौन-सा हो गया? जो ग्राउंड के साथ जुड़ के चलती है वेव। स्काई वेव हो गई जो आयनोस्फेरिक प्रोपेगेशन है, आयनोस्फीयर से टकरा के लौटती हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसका जो है रेंज वो 1500,000 हर्ट्ज़ से लेके 30 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में है और वेवलेंथ 200 मीटर या उससे कम होती है। स्पेस वेव प्रोपेगेशन कौन-सी होगी? जिसे हम ट्रोपोस्कैटर कहते हैं, इन्हें टावर टू टावर, लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। उसमें बेटा आपको ये याद रखना है कि उसकी रेंज है 100 से लेके 200 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में, ठीक है? और ये फ़ॉर्मूला है रेंज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन यूजिंग अ टीवी टावर। तो बस इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अब बेस्ड ऑन व्हाटएवर यू हैव स्टडीड सो फार, अब हम करने वाले हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो जेडब्ल्यू में आ चुके हैं और जो एआईट्रिपल में आ चुके हैं। बेटा आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। लाइट विद एनर्जी फ्लक्स ये दिया गया है, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ इसकी वैल्यू 25 10 पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये जो है ये गिरती है ऑन अ सरफेस जिसका एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया इज 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये इतने मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है? ये दो बातें यहाँ पे दी गई हैं। तो पूछ रहे हैं कितनी फोर्स यहाँ पे एक्सर्ट करेगा। बेटा इसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था हमने 2I डिवाइड बाई सी, राइट? तो ये यहाँ पे फ्लक्स की इंटेंसिटी, ये 2 इंटू आई, और सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। और प्रेशर होता क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बस यहाँ से आपको पता चल जाएगा फोर्स का फॉर्मूला 2I डिवाइड बाई सी। तो बस लगा लो वैल्यू। आई की वैल्यू ये 25 इंटू 10 पावर 4 है, तो आई एम राइटिंग 25 10 पावर 4। इट वॉज गिवन। एरिया, एरिया ये देख लो कितना है? 15 10 पावर माइनस 4। तो 15 10 पावर माइनस 4 डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट, आप जानते हैं ये होती है। करें इसको सिंप्लीफाई। तो बेटा इसमें काट छांट करके तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाते हैं। ये 5 से चला गया। अब ये 25 इंटू 5 इंटू 5, इसको सिंप्लीफाई करें। ये 10 पावर ऊपर ले जाएं। सिंप्लीफिकेशन के बाद ये आएगा फोर्स 2.5 टू 10 पावर माइनस 6 न्यूटन। तो लेट्स चेक आउट। ये बी ऑप्शन लग रहा है हमें, राइट? सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन फर्स्ट। बेटा देखें क्वेश्चन सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद एन ईएम वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय दिस। ये इक्वेशन दी है, तो मैं इक्वेशन लिखूंगा इक्वल आई कैप 40 कॉस के जेड माइनस 6 10 पावर 8 टी, ठीक है? ई जेड वोल्ट पर मीटर में। ओके दैट्स फाइन, यूनिट्स दिए हैं इसके। के की वैल्यू बताओ। बेटा जो स्टैंडर्ड फार्मूला है ना, वो पता क्या है? ई इक्वल टू ई नॉट कॉस के जेड माइनस ओमेगा टी। वैसे के एक्स माइनस ओमेगा टी हम क्यों लिखते हैं जनरली? बिकॉज वो एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं उसका प्रोपेगेशन, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जेड एक्सिस के लॉन्ग है, इसलिए यूं ही लिखा जाएगा। ज़रा इसको कंपेयर करें। हमें तो चाहिए के का वैल्यू, तो ज़रा इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है? तो कंपेयर करके
हमें नज़र आता है कि ओमेगा टी और ये आपस में इक्वल है, यानी ओमेगा का वैल्यू 6 × 10⁸ है ना? तो ये पर सेकंड हाँ यूनिट्स में, ठीक है। तो आप जानते हो ओमेगा इज इक्वल टू सी के एक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम के निकालेंगे ओमेगा बाई सी। ओमेगा हमने देखा अभी अभी ये वैल्यू आ रही है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो ये तो भाई 2 आ गया, तो के का वैल्यू 2 है, 2 पर मीटर। तो लेट्स चेक आउट विच ऑप्शन इज इट, 2 पर मीटर, ए ऑप्शन। सो ए इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस प्रॉब्लम। आई बेटा क्वेश्चन थर्ड देखें। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ईएम वेव का ये फॉर्मूला दिया है इसका, राइट। और आगे हम पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी बात सही है, और फिर ग्रुप लगा के ये ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट। इट्स बिट ट्विस्टेड बट वेल वी कैन डू इट। देखो फॉर्मूला जो है स्टैंडर्ड फॉर्मूला इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख लेते हैं हम। और यहाँ पे जो फॉर्मूला इसको भी लिख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ई इज इक्वल टू 10 कॉस 10⁻7 टी प्लस के एक्स। मैंने इसके साथ वो जो वेक्टर यूनिट वेक्टर लिखा है जे कैप, इधर वेक्टर वो नहीं लिखा, जस्ट बिकॉज आई वांट टू जस्ट कंपेयर देयर मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। बट जब इनके मैग्नीट्यूड हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ क्या पता चल रहा है हमें, ई नॉट 10 के बराबर है, ये पता चलता है। एंड मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, ओमेगा टी और ये आपस में इक्वल है, तो ये मतलब ओमेगा हो गया 10⁻7। तो हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू सी के का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो यहाँ से के आएगा ओमेगा बाई सी, और ओमेगा हमने देखा 10⁻7 है, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट ये आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 1/3 और 10⁻−1 आता है ना, 1/30। तो ये कितना बनता है, 1/30 होता है ये, तो ये के का वैल्यू आ गया हमारे पास, ठीक है। तो के की वैल्यू मिल गई। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि ये जो के होता है ना, ये 2π/λ को कहते हैं, तो लैम्डा क्या होगा, 2π/k। तो फर्दर देख लो, 2π पाई का ये वैल्यू ले लो, और के अभी भी देखा हमने ये चीज़ है ना। तो इसको जब सिंप्लीफाई हम करेंगे तो ये बच्चे लगभग 188.4 मीटर आता है, राइट। बट इसके अलावा ये जो एक्सप्रेशन है इसमें देखो जे कैप जुड़ा हुआ है। जे कैप का मतलब क्या हुआ, दैट वेव इज मूविंग अलोंग जे डायरेक्शन। जे कौन सा हो गया, वाई एक्सिस। तो वेव मूव्स along y-axis. तो these bits of information now are available to us कि y-axis में चल रही है, wavelength इतना है, k का वैल्यू इतना है। So ये सारी information, let us check out which option has all these informations available. तो बड़े देखते हैं हम, सिर्फ ये सही है फर्स्ट, और ये थर्ड भी सही है ना। क्योंकि शुरू में देख लिया था हमने ई का वैल्यू ई नॉट का 10 है, और यहाँ आके हम देख रहे हैं कि ये वेवलेंथ है ना। बाकी जितना भी है यहाँ हल्का फुल्का फ़र्क है, ज़ीरो एक कम लिखा है तो ये गलत है, एक्स एक्सिस लिखा है जबकि वो वाई एक्सिस में चलती है, तो ये भी गलत है। तो ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर ट्रू। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमें डी ऑप्शन में मिल रहे हैं ना, डी ऑप्शन कंटेन्स फर्स्ट एंड थर्ड। सो दिस क्वेश्चन हैज़ आंसर डी। आई बेटा क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ ई एम वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय ई एक्स ज़ीरो। तो हम लिख लेते हैं ई एक्स इक्वल टू ज़ीरो। ई वाई की वैल्यू दी गई है और वो भी लिख लेते हैं 2.5 यूनिट्स, रहने दें यूनिट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। कॉस देन इन द ब्रैकेट यू हैव 2π10⁻6 टी माइनस π10⁻−2 एक्स। मैंने यूनिट्स अवॉइड किए हैं, ठीक है, जस्ट टू सेव टाइम। और यूनिट्स अब ये बता रहे हैं कि एसआई सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, दैट्स फाइन। तो ये दो चीज़ें हमें दी हैं। अच्छा, ई जेड इक्वल ज़ीरो ये भी दिया है, ई जेड ज़ीरो। तो ये क्या बता रहा है हमें, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, तो वाई, इसका मतलब ये वाई एक्सिस क्या है, ये है इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ठीक है।
तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव, तो एक इंफॉर्मेशन में ये मिल गई कि वाई एक्सिस पे चल रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थे, ई इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, कंपेयर करें, ठीक है। कंपैरिजन से हमें क्या यहाँ मिलेगा वो देख लो, ये ओमेगा टी होना चाहिए, है ना, तो ओमेगा इज 2 पाई 10 पावर 6, तो ओमेगा इज देख लो 2 पाई 10 पावर 6, राइट। तो बस यहाँ से हम इसको 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी इसके बराबर हम करते हैं इक्वेट, और फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी। सिंप्लीफिकेशन से हमें दिख रहा है कि ये 2 पाई कैंसिल, तो फ्रीक्वेंसी इज 10 पावर 6 हर्ट्स। तो एक ये इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें कि ये पहले इन्फॉर्मेशन क्या थी कि ये वाई एक्सिस पे चलता है, दूसरी की इसकी फ्रीक्वेंसी 10 पावर 6 हर्ट्स है, राइट। अब क्या है कि हमें ये देखना होगा कि इसकी वेव लेंथ कितनी है। आप जानते हैं सी जो होता है ये न्यू लैम्डा यानी फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा कह लो, तो वेव लेंथ कितना आएगा, सी 10 है, और फ्रीक्वेंसी अभी भी देखा आपने ये कितना आ गया 300 मीटर, तो वेवलेंथ 300 मीटर है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। अब लेट्स चेक आउट ये सारी इन्फॉर्मेशन किस ऑप्शन में अवेलेबल है। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें जो वेव दी गई है इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम, राइट, इट्स अ मीडियम, नॉट इन वैक्यूम बट इन अ मीडियम। अगर मीडियम में है तो इसमें एक और चीज़ ज़रूरी है कंपैरिजन, वो ये है कि के, ये होता है ना के एक्स, तो ये हमारी इक्वेशन के एक्स वाली, तो के एक्स वाला ये देख लो, के एक्स क्या है, पाई 10 पावर -2, तो हम लिखेंगे के एक्स इज इक्वल टू पाई इंटू 10 पावर -2x, है ना, बाय कंपैरिजन। तो इसमें इसको भी आप काट छांट कर सकते हैं, x चला गया, k इज पाई 10 पावर -2, और k क्या होता है, k होता है 2 पाई बाई लैम्डा, राइट। तो ये k का वैल्यू लगाया मैंने, ये आ गया, और यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2, और नीचे ये है, ये ऊपर जाके 200 मीटर बनाएगा, तो ये लैम्डा प्राइम लिख रहा हूँ मैं इसको, जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट इन वैक्यूम बट इन अ सर्टेन मीडियम। तो आइए फिर देख लेते हैं अल्टीमेटली वेवलेंथ की वैल्यू 200 मीटर्स, और ये तो वैक्यूम में थे इसलिए ये आंसर में नहीं आएगा, बिकॉज वो किसी मीडियम की बात पूछी गई वहाँ पे। ये फ्रीक्वेंसी 10 पावर 6 हर्ट्स, देखते हैं ये किस ऑप्शन में आता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये बी ऑप्शन है ना, एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, 10 पावर 6 हर्ट्स और 200 का उसका वेवलेंथ, ये देख लो, ये हमने निकाला था कि ये जा रहा है यहाँ पे इसी वेवलेंथ के साथ 200, और इसका फ्रीक्वेंसी 10 पावर 6 हर्ट्स भी आ गया। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन available as you can see here, right? So I mark B as the correct option. तो ये बेटा क्वेश्चन 5 देखें। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव दी गई है, सॉरी पूछी गई है, जिससे हमें ऑब्जर्व करना पार्टिकल्स का रेडियस इतना है, ठीक है। तो बेटा देखो, इसमें सिंपल सा आइडिया ये है कि वेवलेंथ वो होनी चाहिए जिसका साइज उस पार्टिकल से छोटा होना चाहिए, ठीक है। सी न्यू लैम्डा होता है, तो आप ज़रा देख लो लैम्डा क्या होगा, सी बाई न्यू, सी 3 10 पावर 8 है, एंड लैम्डा जैसा कि इस पार्टिकल का साइज 3 10 पावर -4 सेंटीमीटर ना, आप इसके मीटर बना लो ऐसे, तो 3 10 पावर -8 ये बना, 3 10 पावर 8 पॉजिटिव ये बना, तो दिस एंड दिस कैंसल, तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी मिलती है 10 पावर 8 डिवाइड बाई 10 पावर -6, मैंने इसको इधर शिफ्ट किया है, ठीक है, ये बनेगा 10 पावर 14। तो बेटा ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, और जैसा कि मैंने समझाया था
वेवलेंथ वो इस्तेमाल करें जो न्यूक्लियर साइज के लगभग बराबर हो। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वही साइज होगा, वो 10 पावर 14 हर्ट्ज। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, 10 पावर 14 हर्ट्ज, दैट इज बी ऑप्शन। सो बी इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ये बेटा क्वेश्चन 6 देखें। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स इन अ मीडियम, ये भी किसी मीडियम की बात हो रही है, विच हैज रिलेटिव परमियाबिलिटी। तो परमेबिलिटी का वैल्यू 1.3 है, राइट। और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर ये है 2.14। तो उसमें बताओ स्पीड क्या होगी। बेटा हम अच्छी तरह जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला है ये, अगर हम वैक्यूम की बात करें, राइट। तो यहाँ पे थोड़े जैसा आप देख रहे हैं किसी और मीडियम में जो फॉर्मूला है वो ये चलता है, ठीक है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी, ये वाला, और ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी। फर्दर इनकी वैल्यूज लगाओ, ये क्या होगा, म्यू नॉट म्यू आर, और ये होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना। अब ये सब सब्स्टिट्यूशंस कर दीजिए। म्यू नॉट कितना होता है, 4 pi 10 पावर -7 हेनरी पर मीटर, और रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 1.3 है, कर दो मल्टीप्लाई। एप्सिलॉन नॉट जो है 8.856 10 पावर -12, जैसे कि आप जानते हैं, और एप्सिलॉन आर का वैल्यू 2.14 है। जब आप ये सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। लेट अस सिंप्लीफाई इट नाउ। तो बेटा ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट दिस आंसर, ठीक है। ये सारा सिंप्लीफाई करो, ये मिलेगा 1.8 10 पावर 8। तो देखें कहाँ पे है, 1.8 10 पावर 8, सॉरी ये नहीं, ये डी ऑप्शन, 1.8 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब बेटा क्वेश्चन 7 देखते हैं। ब्रिलियंट आर्क लैम्प डिलीवर्स अ ल्यूमिनस फ्लक्स। तो ये ल्यूमिनस फ्लक्स दिया गया है, हाउ मच इज इट, 100 वाट, ठीक है। और एब्जॉर्बर का जो एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, इतना मीटर स्क्वायर में आ गए। पूछा है फोर्स ड्यू टू रेडिएशन प्रेशर। देखो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला हम जानते हैं, S/C होता है ना। और प्रेशर होता है क्या, फोर्स बाय एरिया। तो फर्दर इसको SA/C आप लिख सकते हैं। लेकिन S पॉइंटिंग वेक्टर है क्या, ये है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। A क्या है, ये भी एरिया डिवाइड बाय C। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें तो आप देखते हैं एरिया एरिया कैंसल, तो इट बिकम्स फ्लक्स डिवाइड बाय C। तो फ्लक्स अभी देखा हमने, ये 100 वाट का कह रहे हैं, ठीक है। 100 C वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये करें सिंप्लीफाई। इसको जब इससे करेंगे डिवाइड तो आंसर इसका लगभग 3.33 10 पावर -7, बिकॉज आप देख रहे हैं, ठीक है यही आएगा। तो इतना न्यूटन का फोर्स है ना। तो हम देखें 3.33 इंटू 10 पावर -7, कौन सा ऑप्शन, 3.33 10 पावर -7, डी ऑप्शन है, राइट। सो दिस इज ऑप्शन डी, सो दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो आइए बेटा आप क्वेश्चन 8 देखें हम। तो 8th क्वेश्चन जो है, इसमें क्यूब है जिसका एज ए दिया गया है, और डायग्राम से सब कुछ साफ जाहिर हो रहा है, एक EM वेव इसके अंदर घुस रही है यहाँ से। तो आपसे कहा गया है रेट एट विच एनर्जी फ्लोज थ्रू ईच फेज। बेटा एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड जो है ना, वो क्या होता है, पॉइंटिंग वेक्टर, है ना, E×B/बाई म्यू नॉट होता है, ठीक है। तो E×B डिवाइड बाई म्यू नॉट पॉइंटिंग वेक्टर है। लेकिन ये होता है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ कहा है ईच फेस, तो ईच फेस का एरिया कितना है, एरिया ऑफ ईच फेस। आप देख रहे हैं इसका ए हर एक एच है, तो एरिया कितना होगा, A²। इसलिए जो हमसे पूछा गया है कि एनर्जी फ्लोज थ्रू ईच फेस, तो मैं लिखूंगा एनर्जी
flowing through each phase। तो वो क्या होगा, अभी जो हमने पॉइंटिंग वेक्टर दिखाया उसका मॉड लेंगे, राइट, मॉड लेंगे उसका, तो s इंटू ए स्क्वायर, दिस इज s इंटू ए स्क्वायर। और मॉड लेने का मतलब वो ई बी, अब जानते हैं साइन 90 होता है ना, ई क्रॉस बी, तो साथ में ये और डिवाइड बाय म्यू नॉट। साइन 90 तो क्या होता है 1, तो छोड़ो उसको, ए स्क्वायर बाय म्यू नॉट, ये आ गया। तो फिर देखते हैं कि ये ई बी ए स्क्वायर बाय म्यू नॉट कहाँ पे है। ई बी ए स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, यानी ये गलत, टू, ये मिल गया हमें, सी ऑप्शन मिला। तो इस तरह से देख रहे हैं, हम कहते हैं ऑप्शन सी इज द करेक्ट चॉइस। सी ऑप्शन में एक बार फिर से गौर से देख लो, सी में लिखा है ये वैल्यू, ये हमने डिराइव कर लिया है पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन, वो तो आपको बेटा नजर आ ही रहा था, ये एक्स वाई प्लेन में तो दिखाया ना, ये वेव घुस रही है ना, दिस इज एक्स वाई प्लेन, जीरो इन अदर डायरेक्शन, ऑब्वियसली ये वेव ट्रेवल्स इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो बाकियों के क्रॉस फ्लक्स जो होगा कोई नहीं पास करा, वो जीरो रहेगा। सो हमारा ऑप्शन सी जो है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई बेटा क्वेश्चन 9 देखें। रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस मच 90 मेगाहर्ट्ज एफएम वेव है, इट एंटर्स अ फेराइट मटेरियल, ओके, और उसका एप्सिलॉन आर दिया गया है, म्यू आर दिया गया है, तो बताओ वेलोसिटी और वेवलेंथ उसके अंदर इस रेडियो वेव की कितनी होंगी, दिस इज द क्वेश्चन। बड़ा सिंपल सी बात है कि किसी भी मीडियम में फॉर्मूला हमारे पास ये रहता है, राइट, और इसको अगर फर्दर मॉडिफाई करें तो यूं लिखा जाएगा, इससे मिलता जुलता न्यूमेरिकल हमने पहले किया है, लेकिन यहाँ मुझे नज़र आ रहा है सी बाई म्यू आर एप्सिलॉन आर, जानते क्यों, बिकॉज सी इसके बराबर होता है ना, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आसान हो जाएगा हमारे लिए करना। तो वेलोसिटी इन द मीडियम, सी की वैल्यू 3 × 10⁸, तो नीचे डिनोमिनेटर में म्यू आर एप्सिलॉन आर की वैल्यू लगा दो, एप्सिलॉन आर ये है 10⁻3, म्यू आर है 10, तो 10⁻3 इंटू 10, 3 10⁻8, और नीचे आपको नजर आ गया 10⁻4, जिसका कि रूट लेने के बाद 10⁻2 हो जाएगा, एंड दिस बिकम्स 10⁻6, राइट। तो ये हो गया उस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ द ईएम वेव। आगे बेटा हम जानते हैं सी इज न्यू लैम्डा, तो इसके हिसाब से लिखेंगे तो ऐसा लिखना ठीक रहेगा ना, तो मुझे जो नेक्स्ट चीज़ पता करनी है वो लैम्डा उस मटेरियल के अंदर कितना होगा। तो देखो उसके अंदर जो वेलोसिटी है हमने अभी भी देखी 3 × 10⁻6, और फ्रीक्वेंसी जो है हम जानते हैं कि एक ईएम वेव की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है ना, दैट फैक्ट यू नो, सो इसलिए न्यू एम को हम सिंपली न्यू भी लिखेंगे तो चलेगा। तो न्यू कितना था वो शुरू में गिवन है हमें 90 मेगाहर्ट्ज, तो आई जस्ट पुट हियर 90 मेगा होता है 10⁻6, तो ये कैंसिल होने के बाद 1/30 आता है, ये है ना, 1/30 क्या होता है 3.33 10⁻−2, तो इतने मीटर। तो ज़रा चेक कर लेते हैं कि हमारा वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें लैम्डा की ये वैल्यू होनी चाहिए और सी की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो बेटा जैसे कि आप देख रहे हैं ये ए ऑप्शन मिलता है हमें, है ना, 3 10⁻6 और 3.33 10⁻−2, ये आ गया 3.3 × 10⁻6 और ये आ गया 3.33 10⁻−2, सो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो आइए बेटा आप क्वेश्चन 10 देखें। एक वेव है ईएम वेव जिसका ई नॉट दिया गया कितना, ये 100 वोल्ट पर मीटर, पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में सवाल है। बट हम अच्छी तरह जानते हैं जो पॉइंटिंग वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, तो ई बी बाई म्यू नॉट होता है ना, लेकिन यहाँ तो हमें बी नहीं दिया गया, तो हम ऐसा करेंगे ई बाई बी होता है सी, राइट, तो बी बन गया ई बाई सी,
ये वैल्यू इसमें लगाएं, तो पॉइंटिंग वेक्टर बिकम्स ई तो एस एच, बी की जगह ई बाई सी लिखो, नीचे म्यू नॉट रखो, तो अल्टीमेटली बिकम्स ई स्क्वायर बाई म्यू नॉट इंटू सी, राइट। सी इज द वेलोसिटी ऑफ ई एम वेव इन वैक्यूम। तो बेटा ये वैल्यूज लगाएं। ई का वैल्यू हमें 100 गिवन था, राइट, तो ये मैंने किया 100 और ये स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। म्यू नॉट का वैल्यू जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं कितना होता है, 4 pi 10 पावर -7 होता है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट सी 3 10 पावर 8 होती है। करें इसको सिंपलीफाई, तो बेटा इसको अगर सिंपलीफाई करते हैं तो ये करीब 26.5 वाट पर मीटर स्क्वायर आता है। तो देख लेते हैं 26.5 वाला कौन सा ऑप्शन है, 26.5, ये बी ऑप्शन। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। तो बेटा इसके साथ ही आज का डे 13 का जो ईएम वेव पे डिस्कशन था ये ख़त्म होता है। अब आपसे यही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमने आपको न्यूमेरिकल्स का एक असाइनमेंट भेजा हुआ है उसको आप प्रैक्टिस करें, उसे सॉल्व करें, और जो भी इसमें डाउट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, अगली मीटिंग में हमसे ज़रूर पूछिएगा। टिल देन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे।